जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी के लिए कुछ प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, ये सभी कोई जानते होंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्या होगा? तो नागालैंड हो जाएगा दोस्तों। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं हम लोग। मणिपुर, मणिपुर में जो है सो लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, लाई हरोबा त्योहार। हरोबा त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद क्या है, एक कूट, बार बार पूछता है दोस्तों, कूट, कूट जो है कि कहाँ का त्योहार है, तो कूट भी मणिपुर का है। नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम का जो है सागा दावा, सागा दावा सिक्किम का प्रमुख त्योहार है। और एक है लोसार, जो बार बार पूछता है दोस्तों, कौन सा त्योहार? तो लोसार, कि लोसार कहाँ का त्योहार है? तो लोसार जो है सो कहाँ का है? तो सिक्किम का है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। तीसरा जो है त्रिपुरा। त्रिपुरा का देखिए, एक होता है खर्ची पूजा, बार बार पूछता है खर्ची पूजा, कि खर्ची पूजा कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा का है, खर्ची पूजा दोस्तों। और त्रिपुरा में एक और होता है गरिया पूजा, गरिया पूजा, ये भी त्रिपुरा का प्रमुख त्योहार है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल दोस्तों। कहां? पश्चिम बंगाल। जब भी इस तरह का है, पाड़ा, पारा आज रखिएगा, पाड़ा, ठीक है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो वो पश्चिम बंगाल का रहेगा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में और क्या है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल में बक्सा, एक बक्सा टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व है। उसके बाद क्या है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों। क्या है? सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है? तो छत्तीसगढ़ में इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान है। और क्या है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, दास राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है उड़ीसा। देखिए दोस्तों, अब उड़ीसा के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो उड़ीसा जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, सिमलीपाल पाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है दोस्तों। उसके बाद उड़ीसा में एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? भितरकनिका, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है मध्य प्रदेश दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है सो देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली,
किसली राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान है। और क्या है दोस्तों, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है सो मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है सो मध्य प्रदेश में है। एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है सो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले दोस्तों। चलिए अब देखिए तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है आपका, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है। उसको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 36%। अगर वो 36% अंक ले आए तो वो पास हो जाएगा, लेकिन वो लाता कितना है, तो 130 अंक लाता है। तो 130 अंक लाया और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। अगर ये वो तो 130 अंक लाया था और 14 अंक और लिया था तब तो वो पास हो जाता। तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 36% बराबर 130 और 14 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 36% बराबर 144। अब पूछ रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक जब भी होता है तो 100% होता है। तो 100% बराबर, तो 100% बराबर क्या होगा, 144 गुने 100 बटा ये 36 हमारा बटा में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए। अगर इसको हम काटते हैं तो देखिए कैसे कटेगा। 9 से 9 चौके 36 और 9 एकम 9 और 9 छके 54। अब फिर काटिए, 4 चौके 16। अब कितना आ गया, 100 चौके 400 आया दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो अधिकतम अंक कितना चाहिए, तो 400 चाहिए। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे प्रश्न को दोस्तों। चौथा प्रश्न है आपका, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5 वर्ष की दर से 164 रुपया हो जाएगा। किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से 164 रुपया हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला है। आप लोग फॉर्मूला तो जानते होंगे लेकिन फिर भी नोट कर लीजिएगा। ये मिश्रण होता है ए बराबर, ठीक है, P 1 प्लस R बटा 100। ये T होता है यानी समय होता है, R बराबर दर होगा, रेट, ठीक है। ये मूलधन हो गया, -1 कर दीजिए। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। अब क्या कीजिए, देखिए बोल रहा है कि 5% की दर से 164 रुपया हो जाएगा यानी हो जाएगा। तो ये तो क्या होगा, मिश्रधन होगा, ठीक है। यानी ए की जगह 164 रुपया लिख दीजिए। और ये बराबर है जब यहाँ, तो ये बटन तो ला सकते हैं पी को, आप यहाँ पी कर दीजिए। अब बराबर कर दीजिए। अब 1 प्लस R बटा 100 यानी दर लिखना है यहाँ पे। तो 5% दर है आपका। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब भी होता है परसेंटेज में तो 100 की बात होती है। तो 100 प्लस 5, हम इसको भिन्न का जोड़ नहीं निकाल रहे दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में आपको उस तरह से नहीं निकालना है। तो 5% है तो 105 बटा 100। अगर इसको आप तोड़िएगा तो वही आएगा दोस्तों, 105 बटा 100। और ये टी समय कितना है, टी बराबर समय कितना है, तो 2 वर्ष, या 2 लिख दीजिए, -1 कर दीजिए, ये आ गया। अब क्या कीजिए दोस्तों, देखिए 164 बटा पी बराबर 105 यहीं काट दीजिए, 21 बचे और ये 20 बचे। तो हमारा आ जाएगा 21 बटा 20। और 2 बार है यहाँ, ये 2 लिखा हुआ है, 2 वर्ष है तो 2 बार लिख दीजिए। हम शॉर्ट कर दिए थोड़ा सा,
चलिए ये हो गया और -1 कर दीजिए। अब क्या है, चलिए 164 बटा P बराबर 21 के से 441 बटा 400 हो जाएगा, 20 से 400 -1। अब इसको क्या कीजिए, चलिए थोड़ा सा इधर करते हैं हम, ये तो यहीं कर देना था दोस्तों, ठीक है, यहीं पर कर देना था, एक स्टेप कम करना चाहिए था। चलिए थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, समझने में आसान हो जाएगी। तो 441 बटा 400, इसका हम एलसीएम ले लिए तो कितना आ जाएगा, तो 164 बटा P बराबर ये हमारा 400 आ गया। और 400 अगर 400 में भागा दिए, एक ऊपर से गुना किए तो 441 आ गया। और फिर यहाँ एक है, कुछ नहीं तो एक है, तो 400 1 से 400 में भागा दिए 400 और ऊपर से गुना किए तो हमारा 400 आ गया। अब क्या कीजिए, 164 बटा P बराबर 441 में 400 घटा देंगे तो 41 आ जाएगा और ये 400 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 41 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 1 चौके 4, यानी 4 बार में कट जाएगा। अब ये तिरछा गुना होता है, ठीक है, तो P बराबर 100 चौके 400 चौके 1600 दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा हम लंबा कर दिए लेकिन आप लोग को शॉर्ट कर देना है, जैसे यहाँ 21 के से 441 बटा 400 -1 यहीं कर देना था, ये स्टेप आपका यहीं कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इस तरह से कुछ स्टेप कम करके आपको शॉर्ट में बनाना है। चलिए तो आपका सही आंसर क्या आया, तो 1600 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अब देखिए पांचवें प्रश्न को दोस्तों। पांचवा प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे, क्या पूछ रहा है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है दोस्तों। कितना है, तो 5 अस्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्य बोले, अगर अस्थायी सदस्य बोले तो 10 है, यानी कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं। अब स्थापना देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। स्थापना जो है सो इसका हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है अभी। तो वर्तमान में इसकी सदस्यों की संख्या 194 है दोस्तों, 194 है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। मुख्यालय जो है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर में है, न्यूयॉर्क में है दोस्तों। और मान्यता प्राप्त भाषा जो है, कितने भाषा को मान्यता दी गई है, तो 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। और कामकाज जो होता है वहां 2 भाषा में होता है, जितना भी काम होता है वो 2 भाषा में होता है। तो कौन कौन होता है, तो वो जो है अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। कामकाजी मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पीडीएफ जब मैं डालूंगा तो पढ़ने वाले को दिक्कत हो जाएगा। कामकाजी, ठीक है, कामकाजी जो है सो अंग्रेजी और फ्रेंच है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 6ठे नंबर प्रश्न को। 6ठा नंबर प्रश्न का रहा है सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। रोहन एक पंक्ति में बाएं से 17वां तथा दाएं से 15वां स्थान है, तो कुल कितने व्यक्ति पंक्ति में हैं। देखिए दोस्तों, रोहन इधर से जो है, रोहन बायां से जो है 17वां स्थान है, ये लेफ्ट हो गया। क्या हो गया, लेफ्ट। और इधर राइट से जब आते हैं, दाहिना से आते हैं, तो इसका स्थान यहां से 15वां हो गया,
ठीक है, ये राइट लिख दीजिए। अब इसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी -1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही आदमी को और 2 बार आया है एक ही स्थान पे। ठीक है, यहाँ पर आ जा रहा है 17वां, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है जो, तो 15वां हो जा रहा है, इसीलिए हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 17 + 15 -1। अब इसको घटा दीजिए, 17 और 15 जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए सी के दाएं तीसरा है, डी जो है सो ए और सी के बीच बैठा है, बी डी के बाएं दूसरा है, तो ई का पड़ोसी कौन है। एकदम सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, एकदम आपसे बनना चाहिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, एक बार बनाइए उसके बाद वीडियो को देखिए आप। चलिए आप लोग देख लिए होंगे, मैं बताता हूं दोस्तों। चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसके अंदर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 5 है दोस्तों, 4 नहीं, 1 2 3 4 5 है, ये 5 है। तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये 2, एक 3, एक यहां ले लेते हैं 4 और एक यहां ले लेते हैं 5 लोग हैं। अब बोल रहा है देखिए, ए सी के दाएं तीसरा है, तो सबका मुंह केंद्र की ओर है। ए जो है सी के दाएं तीसरा है, तो सी जो है यहां हम ले लेते हैं, और ए जो है दाएं इसका तीसरा, तो दाएं किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो ए जो है दाएं तीसरा है, तो 1 2 3, तो ए यहां हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है डी ए और सी के बीच में, डी जो है सो ए और सी के बीच में है, तो ए यहां है और सी यहां है, तो डी ए और सी के बीच है, तो डी यहां हो जाएगा। ए और सी के बीच में डी हो गया। अब बोल रहा है बी जो है सो डी के बाएं दूसरा है, बी डी के बाएं दूसरा है, तो डी यहां पर है, इसके बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, यहां हो जाएगा, तो बी यहां है। अब छूट कौन रहा है, तो ई छूट रहा है दोस्तों, ई को यहां बैठा दीजिए आप अपने मन से। अब बोल रहा है ई का पड़ोसी कौन है, तो ई का पड़ोसी अब कौन है, देखिए ई का पड़ोसी आपका, 1 मिनट थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। तो ई का पड़ोसी देखिए, ई तो यहां पर है, तो ई का पड़ोसी बी है और सी है, तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी और सी हो गया दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न को दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन थे। तो आप लोग सभी को जानते होंगे इसको। तो जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक ये ऋषभदेव थे दोस्तों। कौन थे, तो ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर थे दोस्तों। अब कुछ डिटेल डाल लेते हैं दोस्तों। और महावीर स्वामी ये 24वें नंबर के थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता था। वास्तविक संस्थापक जो है, वास्तविक संस्थापक अगर पूछ दे वास्तविक संस्थापक, तब आप इसका आंसर कीजिएगा। संस्थापक महावीर स्वामी। उसके बाद महावीर स्वामी कुछ और बातें जान लेते हैं। जन्म जो है इनका सो कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है मृत्यु कब हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व, 468 68 ईसा पूर्व में। जन्म इनका कहां हुआ था, तो जन्म जो है कुंडल वन में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था, कुंडल वन।
कुंडल वन। उसके बाद क्या है, माता का नाम क्या था? माता का नाम जो है इनका तिरसला था दोस्तों, तिरसला। और पिता का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सिद्धार्थ, दार्थ, सिद्धार्थ था। एक मिनट, थोड़ा सा मिटाते इसको। पिता का नाम सिद्धार्थ था, और पत्नी का नाम यशोदा था, पत्नी का नाम यशोदा था। और ये उपदेश दिए थे किस भाषा में? चलिए यहां उपदेश लिख देते दोस्तों। उपदेश जो है सो किस भाषा में दिए थे? ये प्राकृत भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमागधी भी बोलते हैं, अर्धमागधी। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।